साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र पब्लिकेशन के द्वारा आर्थिकी 2021-22 का जो प्रकाशन किया गया है, उस मैगज़ीन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं और मुख्यतः पीसीएस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम लोग इसके तहत वैदेशिक क्षेत्र और जो ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं और तथ्य हैं, उनकी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मार्चांत अर्थात मार्च के अंत 2021 तक भारत का विदेशी ऋण के संबंध में, तो मानक परिपाटियों के अनुसार भारत के विदेशी ऋण संबंधी जो आंकड़े हैं ये त्रैमासिक आधार पर प्रसारित किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट याद रखिएगा। जो कैलेंडर वर्ष आपका जनवरी, मार्च और अप्रैल, जून, ये 2 तिमाही हो गए। तो कि पहली 2 तिमाहियों के लिए आंकड़े जो हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किए जाते हैं, जबकि जो आखिरी के 2 तिमाही होते हैं जुलाई, सितंबर और अक्टूबर, दिसंबर, इनके आंकड़े भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आपके 4 तिमाहियाँ होंगी। शुरुआत की 2 तिमाहियों के आंकड़े आरबीआई संकलित करती है, जबकि लास्ट के 2 तिमाही के आंकड़े भारत सरकार का वित्त मंत्रालय संकलित करता है। मार्च के अंत मतलब 2021 के मार्च के अंत में भारत की विदेशी ऋण से संबंधित जो तथ्य हैं वो इस प्रकार से हैं। भारत का विदेशी ऋण स्टॉक जो है वो मार्च के अंत 2020 की तुलना में मार्च 2021 में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि के साथ, मतलब इसमें 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है और यह मार्च 2021 में 570 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। वहीं यदि सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात में विदेशी ऋण को यदि देखें मार्च 2021 के अंत में, तो यह 21.1% रहा है। मतलब जीडीपी का 21.1% वो विदेशी ऋण रहा है, जबकि मार्च 2020 में यह 20.6% था। मतलब कि 2021 में यह बढ़ा है। मार्च 2021 में दीर्घावधि जो लंबी अवधि के लिए विदेशी ऋण है, ये भारत के कुल विदेशी ऋण का लगभग 82.3% है। 82.3% है, जिसको देने की ड्यूरेशन काफ़ी लंबी है। जबकि शेष जो अत्यधिक अल्पावधिक विदेशी ऋण हैं, वो शेष लगभग 17.7% ये अल्पावधि विदेशी ऋण है। मार्च 2021 में दीर्घावधि विदेशी ऋण जो हैं, ये आपका जो दीर्घावधि विदेशी ऋण होते हैं ये 1 वर्ष से अधिक की मूल्य परिपक्वता के साथ होते हैं। तो ये आपका 468.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो मार्च 2020 के स्तर की तुलना में 17.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। मतलब मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में यह जो ऋण है वो बढ़ा है, दीर्घावधि जो ऋण है। वहीं अल्पावधि विदेशी ऋण यह जो होता है यह 1 वर्ष तक की मूल परिपक्वता के साथ होता है। इसमें मार्च 2021 में 101.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर यह रहा तथा कुल ऋण में यदि इसकी हिस्सेदारी देखें तो ऊपर ही बात कर चुके हैं 17.7% हिस्सेदारी थी, जबकि दीर्घावधि ऋण की कितनी है 82.3% रही है। इसके अतिरिक्त भारतीय रुपये और अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर के मूल्यह्रास के कारण मूल्य निर्धारण हानि जो है वो 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। इसके अतिरिक्त मूल्य निर्धारण प्रभाव को छोड़ करके बाह्य ऋण में वृद्धि मार्च 2020 की तुलना में मार्च 2021 में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजाय यह 4.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगी। इसके अतिरिक्त अन्य चीज़ों को देखें यहाँ पे, तो वाणिज्यिक उधार जो है ये विदेशी ऋण का सबसे बड़ा घटक रहा है, जिसकी हिस्सेदारी कुल विदेशी ऋण में 37.4% है। तो यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो हमारी विदेशी ऋण है उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी किसकी है, तो वाणिज्यिक उधार की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अनिवासी जमाएँ, जो एनआरआई बाहर रहते हैं वो जो यहाँ पर पैसा भेजते हैं, उनकी जो जमाएँ हैं वो 24.9% है। तो उसके वो दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पे है अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट 17.1%। तो याद रखिएगा जो आपका विदेशी ऋण है इसमें सबसे बड़ा पार्ट है वो वाणिज्यिक उधार का है। दूसरे नंबर पे अनिवासी जमाएँ हैं अर्थात एनआरआईओं की जो जमाएँ हैं। तीसरे पे अल्पावधिक व्यापार क्रेडिट है। मार्च 2021 में भारत के कुल विदेशी ऋण स्टॉक में अमेरिकी डॉलर का हिस्सा जो है वो सर्वाधिक 52.1% पर बना हुआ है। मतलब जितना भी हमने ऋण लिया है उसमें से
जो ऋण हम चुकाएंगे वो 52.1% जो ऋण है हमें डॉलर के रूप में चुकाना है। जिसके बाद भारतीय रुपया 33.3%, SDR 4.4%, जापानी येन 5.8%, यूरो 3.5% का स्थान आता है। बाह्य ऋण में अल्पावधिक ऋण याद रखिएगा 1 वर्ष की मूल परिपक्वता के साथ होती है। तो बाह्य ऋण में अल्पावधिक ऋण की हिस्सेदारी मार्च 2020 के 19.1% से घटकर मार्च 2021 में 17.7% हो गई है। ठीक है, मतलब जो अल्पावधिक ऋण की जो हिस्सेदारी थी हमारे कुल ऋण में वह 2021 में मार्च 2021 में वह उसका परसेंटेज घटा है। विदेशी मुद्रा भंडारों की तुलना में अल्पावधिक ऋण का जो अनुपात है वो मार्च 2021 में घट करके कितना हो गया है, ये 17.5% हो गया है और मार्च 2020 में कितना था, 22.4% था। वहीं अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पावधिक ऋण जो होते हैं ये क्या होते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या होता है, अर्थात ऋण देयताएं जिसमें मूल्य परिपक्वता वाली दीर्घावधि ऋण शामिल होती हैं जो अगले 12 महीनों के लिए देय होती हैं तथा मूल्य परिपक्वता वाला अल्पावधिक ऋण इसमें शामिल होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम लोग एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ऋण सेवा होता है, ऋण सेवा इसमें मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान जुड़ा होता है। बस इतनी ही चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि ऋण सेवा में क्या आता है, मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान आता है। यहाँ पे आप ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं कि मार्च 2021 में भारत के विदेशी ऋण की मुद्रा संरचना परसेंटेज के रूप में कैसी है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे बड़ा जो ऋण की हिस्सेदारी है वो किस फॉर्म में है, वो अमेरिकी डॉलर के फॉर्म में 52.1, फिर इसके बाद भारतीय रुपया 33.3, फिर जापानी येन है 5.8, SDR है 4.4, यूरो है 3.5 और अन्य जो है 0.9 है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम लोग आते हैं भारत का विदेशी व्यापार एवं भुगतान संतुलन के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2018-19 में 180.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2019-20 में 157.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार घाटे के संकुचन के साथ 2019-20 में चालू खाता घाटा है वो GDP का 0.9% तक सीमित रहा है, जो कि 2018-19 में ये 2.1% था। तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो चालू खाता घाटा GDP का 0.9% तक आ गया है, जबकि 2018-19 में 2.1% था। तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है कि हमारा व्यापार घाटा जो है उसका संकुचन हुआ है। पहले 2018-19 में हमारा व्यापार घाटा कितना था, 180.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वहीं 2019-20 में यह जो हमारा व्यापार घाटा रहा है वो 157.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। मुख्यतः निवल सेवाओं की आय में वृद्धि और निजी हस्तांतरण प्राप्तियों के कारण निवल अदृश्य प्राप्तियां जो हैं वो 2019-20 में अधिक थी। वहीं 2019-20 में 43.0 या 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर की नेट FDI अंतर प्रवाह जो है 2018-19 में 30.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। मतलब भारत में जो FDI आया है वो 2018-19 में 30.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया था, जबकि 2019-20 में 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर आया है, मतलब 2018-19 से अधिक आया है। वहीं पोर्टफोलियो निवेश एक FDI होता है, ठीक है, और एक पोर्टफोलियो निवेश होता है। यह 1 वर्ष पहले 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहिर्वाह की तुलना में 2019-20 में 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। वहीं 2019-20 में विदेशी मुद्रा भंडार BOP आधार पर जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अब वृद्धि हुई है। मतलब हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में 2019-20 में 59.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। यहाँ पे कुछ आंकड़ों को देखें द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष या घाटे के संबंध में। तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट है वो बिलियन US डॉलर में है। तो यहाँ पे 2017-18, 18-19 और 19-20 ये अप्रैल-नवंबर तक के आंकड़े हैं, अप्रैल-नवंबर 2019-20 के आंकड़े हैं। इसमें व्यापार अधिशेष देश मतलब जिन देशों से हम जो व्यापार कर रहे हैं हमने उनसे आयात कम किया है, निर्यात अधिक किया है, मतलब हम प्रॉफिट में रहे हैं। और व्यापार घाटे वाले देश जहाँ से हमारा जो व्यापार है वहाँ से हमें
आयात हम वहाँ से ज़्यादा कर रहे हैं और निर्यात कम कर रहे हैं, इस प्रकार से हमें उनको पैसा देना पड़ रहा है। मतलब हमारे यहाँ से डॉलर जा रहा है और अधिशेष में क्या डॉलर आता है। तो देखिए, इसमें आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये आप व्यापार अधिशेष देश के रूप में ले सकते हैं। इसमें भी जो ये हमारा अधिशेष रहा है, द्विपक्षीय व्यापार अधिशेष, ये 2017-18 में 21.27 था, 2018-19 में 16.86 और आपका 2019-20 में ये जो है डिफरेंस रहा है वो 10.91 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। जबकि संयुक्त अरब अमीरात का देखें तो पहले 2017-18 में 6.41 था, 2018-19 में 0.34 और 2019-20 में ये 0.25 हो गया। वहीं चीन के साथ हमारा व्यापार घाटा रहा है। अब यह व्यापार घाटा भी कम हुआ है, जहां 2017-18 में व्यापार घाटा 63.05 बिलियन यूएस डॉलर था, वहीं 2018-19 में 53.57 हुआ घट करके, और वहीं 2019-20 में यह घट करके 35.32 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़े रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे, ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो ऊर्जा क्षेत्र की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और यह तेज गति के साथ विकास की ओर अग्रसर है। 30 अप्रैल 2021 तक पावर स्टेशनों की, ये 30 अप्रैल 2021 तक का आंकड़ा है, तक पावर स्टेशनों की अखिल भारतीय कुल संस्थापित क्षमता 382.73 गीगावाट पर पहुंच गई है, 382.73 गीगावाट तक पहुंच गई, जिसके उत्पादन मिश्रण में तापीय ऊर्जा या तापीय विद्युत का यदि हिस्सेदारी देखें तो वो सबसे अधिक है 61.3%। वहीं पन बिजली दूसरे नंबर पे है 12.2%, अक्षय ऊर्जा 24.8% और न्यूक्लियर एनर्जी का जो हिस्सेदारी 1.8% का है, ये 2% भी नहीं होती। यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत में जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित होती है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? तापीय विद्युत का। तापीय विद्युत जो कोयले इत्यादि से उत्पन्न किया जाता है, तो इसकी हिस्सेदारी 61.3% है। वहीं दूसरे नंबर पे पनबिजली से जो उत्पादन होता है 12.2% है। तीसरे नंबर पे अक्षय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, इस प्रकार की जो रिन्यूएबल एनर्जी होती हैं, इनसे जो आता है वो 24.8% है। और वहीं चौथे नंबर पे आपका आता है न्यूक्लियर एनर्जी 1.8%। यहाँ न्यूक्लियर एनर्जी का परसेंटेज याद रखिएगा, 1.8% का योगदान है। सितंबर 2017 में शुरू की गई सौभाग्य योजना, तो याद रखिएगा सौभाग्य योजना कब प्रारंभ की गई थी? सितंबर 2017 में। इसके तहत मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मिजोरम, सिक्किम, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल ने घरेलू विद्युतीकरण में 100% संतृप्ति हासिल कर ली है। इस प्रकार देश के कुल 30 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100% घरेलू विद्युतीकरण हुआ है। ऊर्जा घाटा जो कि 2013-14 में 4.2% था, ये 2020-21 में घट करके कितना हो गया है? 0.4% हो गया है। इस अवधि के दौरान मुख्य घाटा या पीक डेफिसिट भी कम होकर के 0.4% हो गया है, जो 2013-14 में ये कितना था? 4.5% के स्तर पर था। वहीं मुख्य मांग या अधिकतम मांग पीक डिमांड 2013-14 के 1,35,918 से बढ़ करके 2020-21 में 1,90,198 मेगावाट हो गई है। वहीं ऊर्जा उपलब्धता की बात करें तो 2013-14 में यह उपलब्धता कितनी थी? 565.698 BU से बढ़ करके 2018 में यह कितना हो गया है? 764.627 BU। इसमें वृद्धि कितनी हुई 2013-14 के कंपेयर में? 2018 तक जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 35.2% की वृद्धि हो गई है। आगे इसमें देखें, एक सेकेंड, हाँ आगे इसमें चलते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन और अक्षय ऊर्जा संबंधित सभी मामलों के लिए संघीय स्तर पर नोडल मंत्रालय है। मंत्रालय द्वारा अक्षय विद्युत के दोहन, खाना पकाने, रोशनी और मोटी विद्युत, शहरी औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में अक्षय ऊर्जा के उपयोग और वैकल्पिक ईंधनों एवं अनुप्रयोगों के विकास सहित विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा अवसंरचना के बारे में बात करें तो प्रत्येक राज्य या संघ शासित क्षेत्र में अपने अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अलावा मंत्रालय के अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों या योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां विभाग हैं। देश में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहायता देने के लिए राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा संस्थान, भारतीय सौर ऊर्जा निगम, भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई है। भारत सरकार द्वारा विदेशी निवेशकों को
100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ अक्षय विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, अक्षय विद्युत परियोजनाओं में जो FDI की सीमा है वो 100% है। लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2019 में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 25 देशों को पावर सेक्टर के विभिन्न पैमानों पर परखा जाता है। यह सूचकांक पश्चिम पाकिस्तान से लेकर उत्तर में रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड जैसे देशों तक जो है यह तक को अपने अध्ययन में शामिल करता है। इस सूचकांक में भारत जो है वो चौथे स्थान पर रहा है। पहले पे अमेरिका, दूसरे पे चीन, तीसरे पे जापान। ठीक है, तो याद रखिएगा, लोबी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो एशिया पावर इंडेक्स 2019 रहा है, इसमें भारत चौथे स्थान पर रहा है और अमेरिका पहले पे, चीन दूसरे पे और जापान तीसरे पे। अक्षय ऊर्जा लक्ष्य की बात करें तो सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा की 175 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। इस 175 गीगावाट क्षमता में सौर ऊर्जा से 100 गीगावाट, पवन ऊर्जा से 60 गीगावाट और बायो ऊर्जा से 10 गीगावाट और लघु पनबिजली से 5 गीगावाट क्षमता शामिल है। राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत निर्धारित 100 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य में सैद्धांतिक रूप से 40 गीगावाट रूफटॉप और 60 गीगावाट बृहद एवं मध्यम स्तरीय ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से प्राप्त करना शामिल है। ISA अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का फ्रेमवर्क करार 22 UNFCCC की 22वीं बैठक, जो UNFCCC की जो 22वीं बैठक होती है, इसके साथ मराकेश मोरक्को में 15 नवंबर 2016 को हस्ताक्षर के लिए खोला गया। ठीक है, जो आपका UNFCCC का COP22 होता है, ये कहाँ पे होता है? मोरक्को के मराकेश में नवंबर 2016 में। यहाँ पर इस पर हस्ताक्षर किए गए। 28 दिसंबर 2016 को मंत्रिमंडल के अनुमोदन से भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के संधि को समर्थित करने वाला पहला देश बन गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में और बातें करें तो पेरिस में 30 नवंबर 2015 को COP21 में कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से स्थित 121 सौर ऊर्जा संसाधन की प्रचुरता वाले देशों के बीच सौर ऊर्जा के विकास और संवर्धन के लिए पारस्परिक सहयोग हेतु एक विशेष मंच के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन की शुरुआत की गई, जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। ISA अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय का 25 जनवरी 2016 को शिलान्यास हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया और इसके अंतरिम सचिवालय का उद्घाटन किया गया। यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके फ्रेमवर्क समझौते पर भारत, फ्रांस, ब्राज़ील और अन्य सहित 20 सदस्य देशों ने COP22 के आयोजन के साथ साथ 15 नवंबर 2016 को मोरक्को के मराकेश में COP22 हस्ताक्षर किए। पेरिस समझौते के तहत वर्ष 2021 से 2030 की अवधि के दौरान भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान NDC में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल है? पहला, वर्ष 2030 तक अपनी GDP के उत्सर्जनों की तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 30 से 35% तक कम करना। और वहीं इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करके और कम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय ऋण की सहायता से वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा संसाधनों से लगभग 40% संचयी विद्युत की स्थापित क्षमता हासिल करना है। भारत ने 92.54 गीगावाट संचयी स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये बड़ी पनबिजली को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, जिसमें से अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान 5.47 गीगावाट क्षमता जोड़ी गई थी। अप्रैल 2014 से जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 2.5 गुना बढ़ी है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि अप्रैल 2014 से जनवरी 2021 तक की अवधि के दौरान भारत की स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता 2.5 गुना बढ़ी है और इसी अवधि के दौरान स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो 15 गुना बढ़ी है। तो ध्यान रखिएगा, अक्षय ऊर्जा क्षमता जो है वो 2.5 गुना बढ़ी है, जबकि इसी अवधि के दौरान 14 से 21 के दौरान सौर ऊर्जा क्षमता जो है वो 15 गुना बढ़ी है। वैश्विक रूप से भारत आज अक्षय विद्युत क्षमता में चौथे स्थान पर है, पर पवन विद्युत में स्थान पर है।
उसी प्रकार से पवन विद्युत में चौथे स्थान पर और सौर विद्युत क्षमता में 5वें स्थान पर। यहाँ ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि भारत अक्षय विद्युत क्षमता उत्पादन में चौथे पे है, पवन विद्युत में चौथे पे है और वहीं सौर विद्युत क्षमता में 5वें नंबर पे है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014-19 के दौरान भारत में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों और परियोजनाओं से 64.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश आकर्षित किया गया है। वहीं पीएम कुसुम योजना, यह 3.5 मिलियन से अधिक किसानों को उनके कृषि पंपों का सौरीकरण करके स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाने की विश्व में एक सबसे बड़ी पहल है। रूफटॉप कार्यक्रम की शुरुआत जो है कार्यक्रम के चरण फर्स्ट की या प्रथम चरण की शुरुआत 30 दिसंबर 2015 को की गई थी। तो याद रखिएगा, ये कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? 30 दिसंबर 2015 को, जिसके अंतर्गत आवासीय, संस्थागत और सामाजिक सेक्टरों के लिए प्रोत्साहन और सब्सिडी प्रदान की जाती है। वहीं वर्ष 2022 से वर्ष 2022 तक 40,000 मेगावाट की संचयी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखकर फरवरी 2019 में रूफटॉप चरण 2 की शुरुआत की गई। अब इससे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम लोग स्थापित राज्यवार ग्रिड इंटरेक्टिव पवन ऊर्जा क्षमता वाले शीर्ष 9 राज्यों को देख लेते हैं। मतलब सर्वाधिक पवन ऊर्जा किस राज्य में उत्पादित होती है, इसमें जो शीर्ष राज्य हैं उनका यहाँ पर हम लोग क्रम देखेंगे। तो सर्वाधिक पवन ऊर्जा के मामले उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर आपका कौन सा राज्य है? तो वह है तमिलनाडु। ध्यान रखिएगा, ये क्रम तमिलनाडु नंबर 1 पे है, गुजरात नंबर 2 पे है, वहीं महाराष्ट्र जो है नंबर 3 पर है, कर्नाटक 4 पे है, कर्नाटक आपका 4 पे है, राजस्थान 5 पे है, राजस्थान आपका 5 पे है। इसके बाद आपका छठे पे आंध्र प्रदेश आएगा, छठे पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा और 7वें पे आपका मध्य प्रदेश आएगा, 8वें पे तेलंगाना आएगा और 9वें पे केरला है। आगे बात कर लेते हैं राष्ट्रीय सौर मिशन के बारे में। राष्ट्रीय सौर मिशन की बात करें तो भारत को प्रचुर मात्रा में सौर ऊर्जा मिलती है। देश के ज़्यादातर हिस्से में लगभग 300 दिवसों मतलब वर्ष में 300 दिनों में आसमान में सूर्य चमकता रहता है। भारत की धरती को औसतन 4 से 7 किलोवाट घंटा प्रतिदिन सौर विकिरण प्राप्त होती है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन को 11 जनवरी 2010 को लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 11 जनवरी 2010 को। नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अटल ज्योति योजना का प्रवर्तन किया, जो स्वयं में अद्वितीय है। इस अटल ज्योति योजना के कार्यक्रम के तहत सौर एलईडी स्ट्रीट लाइटों की स्थापना से मुख्य सड़कों, बाजारों, सार्वजनिक सुविधा वाले स्थानों आदि पर सुदूर क्षेत्रों में विस्तृत रूप से रोशनी की सुविधा सुनिश्चित होगी। फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री जीवन योजना, कौन सी योजना? याद रखिएगा, जीवन योजना का प्रारंभ हुई फरवरी 2019 में। इसको मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। जीवन यह जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण से संबंधित योजना है। इस योजना के लिए 2018-19 से 2023-24 5 वर्षों की अवधि में कुल 1969.5 या 1969.5 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत वाणिज्यिक स्तर पर 12 परियोजनाओं को और प्रदर्शन के स्तर पर दूसरी पीढ़ी के 10 इथेनॉल परियोजनाओं को 2 चरणों में वित्तीय मदद दी जाएगी। यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस चार्ट को देख लेते हैं। ग्रिड इंटरेक्टिव सौर ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता वाले जो शीर्ष राज्य हैं उनकी। ऊपर हम लोगों ने पवन ऊर्जा के संदर्भ में बात की थी, यहाँ पे हम लोग सौर ऊर्जा के संदर्भ में बात करेंगे। तो देखिए, सौर ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें आपका कर्नाटक जो है सौर ऊर्जा के उत्पादन में नंबर 1 पर है। ये 31 मार्च 2021 तक का आंकड़ा है। जबकि पवन ऊर्जा में नंबर 1 पे तमिलनाडु था और उसका पड़ोसी जो है वो सौर ऊर्जा में है कर्नाटक। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान आता है, तीसरे पे तमिलनाडु आता है और वहीं पे चौथे पे गुजरात है, 5वें पे आंध्र प्रदेश है, 5वें पे आंध्र प्रदेश आता है। और वहीं यूपी की बात करें तो यूपी जो है आपका 9वें पोजीशन पर आता है। आगे बात कर लेते हैं ग्रिड इंटरेक्टिव सौर ऊर्जा की देश में कुल स्थापित क्षमता 31 मार्च 2021 तक की बात की जा रही है। तो यह कितनी रही है? ये 40,085.37 मेगावाट रही है।
नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता 31 मार्च 2021 को 35.51 गीगावाट से बढ़ करके यह 31 मार्च 2014 को 35.51 गीगावाट से बढ़ करके यह 31 मार्च 2021 को 94.43 गीगावाट हो जाती है। पिछले 4.5 वर्षों में अर्थात 2014-15 से 2018-19 के दौरान ग्रिड से जुड़ी 37.84 गीगावाट से अधिक की क्षमता हासिल की गई, जिसमें 21.7 गीगावाट सौर ऊर्जा से, 13.98 गीगावाट पवन ऊर्जा से और वहीं 0.7 गीगावाट जो है वो आपका छोटी पनबिजली और बायो पावर से 1.5 गीगावाट क्षमता शामिल है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, बायो पावर से जो क्षमता हासिल होती है वह छोटी पनबिजली से अधिक है। वहीं 17 जून 2015 को संपन्न केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत वर्ष 2022 तक सौर क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 20 गीगावाट से बढ़ाकर के 100 गीगावाट कर दिया गया था। 12 दिसंबर 2014 को 20,000 मेगावाट की समग्र क्षमता के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं की विकासित योजना आरंभ की गई। 21 मार्च 2017 को वर्ष 2021-22 तक कम से कम 50 सौर पार्कों की स्थापना करने के लिए सौर पार्क योजना की क्षमता को 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 40,000 मेगावाट कर दिया गया है। राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दिसंबर 2020 तक 15 राज्यों के लिए कुल 26,801 मेगावाट क्षमता के 42 सौर पार्क अनुमोदित किए गए हैं। वहीं 31 दिसंबर 2020 तक 216 मेगावाट से अधिक क्षमता सौर पीवी ऑफ ग्रिड पावर पैक या विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। वहीं 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन के तहत कुछ प्रमुख ऑफ ग्रिड और पीवी परियोजनाएं निम्न हैं। कौन कौन सी? पहला है, पूर्वोत्तर राज्यों और LWE प्रभावित जिलों में स्कूल बच्चों को 3 लाख से अधिक सौर स्टडी लैंप वितरित किए गए हैं। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लगभग 1 लाख सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। अटल ज्योति योजना चरण द्वितीय की बात करें, इसके तहत 31 दिसंबर 2020 तक संचयी रूप से 90,901 सौर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। वहीं मिजोरम राज्य में लोक सेवा संस्थानों में 710 किलोवाट पीक क्षमता के सौर ऑफ ग्रिड विद्युत संयंत्रों को स्थापित किया गया है। वहीं ओडिशा राज्य में लोक सेवा संस्थानों में 870 किलोवाट पीक सौर ऑफ ग्रिड विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए हैं। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण परियोजनाओं में स्वचालित मार्ग से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। तो ये महत्वपूर्ण है, इस डेटा को याद रखिएगा। FDI की लिमिट इसमें कितनी है? 100% है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान NISE को लद्दाख में कार्यान्वित सौर ड्राइव परियोजना के लिए 17 दिसंबर 2020 को 13वें QCIDL शाह गुणवत्ता पुरस्कार 2020 में प्लेटिनम पुरस्कार सम्मानित किया गया। द्वीप समूहों को हरा भरा बनाने संबंधी कार्यक्रम के तहत मार्च 2021 तक 52 मेगावाट की वितरित ग्रिड संबंध सौर PV पावर परियोजनाओं की स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।